क्या होता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन थिएटर में हो जाए और हम उसे कैसे होने से रोकते हैं, या हो जाए तो कैसे उसे मैनेज कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। पिछले 19 सालों में हमने 3000 से भी ज्यादा हिप और नी प्रॉब्लम के पेशेंट्स को ट्रीट किया है, उनको गाइड किया है। हमारे पास पेशेंट्स इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश और दूसरी नेबरिंग कंट्री से आते हैं, और खासतौर पे वो पेशेंट्स जिनको मॉडर्न टेक्निक से, एक्यूरेट टेक्निक से, बेस्ट इम्प्लांट यूज करके अपनी सर्जरी करानी होती है, और जो चाहते हैं कि वो मिनिमम टाइम में रिकवर कर जाएं, वो हमारे पास अपनी सर्जरी के लिए आते हैं ताकि उनको बेस्ट आउटकम मिल सके। सो फ्रेंड्स, किसी भी और सर्जरी की तरह हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम उन कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोकते हैं या उन कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करते हैं, यानी कि वो उनकी परसेंटेज कम कर देते हैं, उनकी सिवियरिटी कम कर देते हैं, यानी कि उस कॉम्प्लिकेशन का जो असर है, जो आपकी रिकवरी पे आने वाला है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशंस के होने के कारणों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो पेशेंट की बॉडी के अंदर किसी कमजोरी होने की वजह से होते हैं, और दूसरा वो जो सर्जन की वजह से या सर्जिकल टेक्निक की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, पेशेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि नंबर 1 पे अगर पेशेंट की बोन क्वालिटी पुअर है, यानी कि हड्डी कमजोर है, ये कब होता है? जैसे एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स में, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाई के पेशेंट्स में, या उन पेशेंट्स के अंदर जिनकी एज ज्यादा है। तो हड्डी की क्वालिटी अगर पुअर है तो कोई भी सर्जन उस क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकता है। और दूसरा फैक्टर होता है अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो पहले, जैसे वो चाहे 10 साल पहले हुआ हो, चाहे 15 साल पहले हुआ हो, चाहे पस पड़ी हो, चाहे टीबी हुआ हो, कोई भी इन्फेक्शन जो होता है हड्डी को कमजोर करता है और आपके दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांस को बढ़ाता है। नंबर 3, अगर आपकी पहले कोई सर्जरी हुई है तो, जैसे कि आमतौर पे हमने फ्रैक्चर के केसेस में देखा है कि नेक फीमर फ्रैक्चर के अंदर स्क्रूज का ऑपरेशन होता है या प्लेट और स्क्रू का ऑपरेशन होता है। अगर वो फेल हो जाए तो बोन को काफी नुकसान पहुंचा देता है। तो उसको निकालने के बाद जो बोन हमारे पास होती है, उस बोन को बहुत प्रिजर्व करके, बहुत ध्यान करके हमें उसको यूज करना पड़ता है, और स्पेशल इम्प्लांट्स हमें काफी बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं इन पेशेंट्स के अंदर ताकि इनका आउटकम अच्छा आए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, यानी कि बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, चाहे वो पहले किसी बीमारी की वजह से हो, चाहे वो स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हो किसी बीमारी के लिए जैसे गठिया बाय, या कोई और ऐसी उनकी बॉडी में बीमारी हो जो उनकी बॉडी को कमजोर करती है। तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी इन्फेक्शन को फाइट बैक नहीं कर पाती है। और या आपकी बॉडी में कभी कोई हिप जॉइंट के अंदर चोट लगी हो बचपन में, जिससे आपका कूला उतर गया हो, या कोई ऐसा फ्रैक्चर हुआ हो जिसकी वजह से आपका कूले का जोड़ खराब हो गया हो, तो ऐसे पेशेंट्स हमने देखा है कि 4 से 5 इंच भी इनकी टांग में शॉर्टनिंग हो सकती है, और इन पेशेंट्स के अंदर टांग को बराबर करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। और हम ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट से सर्जरी से पहले डिटेल्ड काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्यों स्पेशल है, आपके केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके लिए हम क्या तैयारी करके चलेंगे। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पेशेंट को ऑलरेडी पता रहता है कि ठीक है, मेरा केस मुश्किल है और मेरे केस के अंदर ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, मेरी पहले सर्जरीज हो चुकी हैं, मुझे पहले इन्फेक्शन हो चुका है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको कैसे हम ऑपरेशन थिएटर में कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएंगे, और अगर भगवान ना करे कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास स्पेशल इम्प्लांट्स, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं ताकि उस कॉम्प्लिकेशंस को हम वहीं के वहीं हल कर सकें। नंबर 2 मैंने बताया सर्जन रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि वो चीजें जो सर्जिकल टेक्निक से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, उसको कैसे बचाते हैं? सबसे पहले तो सर्जन का एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी करते हैं, कितने सालों से करते हैं, किस टेक्निक से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सर्जिकल टेक्निक अच्छी है, आपकी सर्जन का तजुर्बा अच्छा है, अगर वो एक अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम होता है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेशेंट को समझ में आए। नंबर 2, एक सर्जन के पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। टीम का क्या मतलब है? टीम का मतलब ये नहीं कि मेरे को 4 या 5 लोग हेल्प कर रहे हैं सर्जरी में। टीम का मतलब होता है ट्रेंड लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो लोग जिनको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने का तजुर्बा है। इसके अंदर होते हैं हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर, जिनको पता रहता है कि किस तरह का एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाना चाहिए जिससे कि उसको मिनिमम प्रॉब्लम हो एनेस्थीसिया लेने में, और मिनिमम प्रॉब्लम हो सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है। नंबर 2 पे होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, यानी कि हमारी टीम के अंदर और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी होते हैं जो कि खुद ट्रेंड होते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के लिए, और वो उस पर्टिकुलर सर्जरी में हमें असिस्ट कर रहे होते हैं, हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम एक सर्जन की तरह सोचते हैं। सर्जरी से पहले अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हमें असिस्ट करने वाले हैं,
ओटी स्टाफ और नर्सेज जो मुझे असिस्ट करने वाले हैं उनके साथ हम एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन, आज का जो ऑपरेशन है वो क्यों स्पेशल है, इसके अंदर किन स्टेप्स पे खास ध्यान रखना है ताकि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये सब लोग हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने में इनको इतना तजुर्बा होता है, इतने सारे ऑपरेशंस ये करा चुके होते हैं कि इनको पता रहता है कि किस स्टेप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर एज ए सर्जन मैं एक पोजीशन में खड़ा होकर सर्जरी कर रहा हूं तो मैं उस एंगल को नहीं देख पाऊंगा जिस एंगल को मेरा असिस्टेंट देख पा रहा है। एक वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को समझता है वो देख पा रहा है और वो मुझे बता सकते हैं कि उस एंगल से जिस पे वो खड़े हैं वो इम्प्लांट की पोजीशनिंग कैसी लग रही है। इससे हमें एक 360 डिग्री व्यू यानी कि हमें ऑल अराउंड अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो कब जा रहा है एक अच्छी पोजीशन के अंदर जा रहा है। हम कब डालते हुए हमेशा अपने असिस्टेंट सर्जन से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको सही लग रहा है, सही पोजीशन में जा रहा है, मुझे भी सही लग रहा है, सही पोजीशन में जा रहा है, और तब आपके फाइनल कब को इम्प्लांट किया जाता है, इंपैक्ट किया जाता है। इसीलिए सर्जन के टीम का अच्छा होना, उस टीम में एक अच्छा एनेस्थीसिया डॉक्टर, एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि उनको असिस्ट करे और एक ट्रेंड ओटी नर्स जिसको पता है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, हमें ऑपरेशन के टाइम किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है जो इस ऑपरेशन में एक पर्टिकुलर सर्जन यूज करते हैं। और नंबर 4 ओटी टेक्नीशियंस, वो लोग जो आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, आपको ऑपरेशन टेबल पे लिटाते हैं, आपकी पोजीशनिंग करते हैं, थ्रू आउट द सर्जरी एनेस्थीसिया टीम को हेल्प करते हैं, ये देखते हैं कि आप सर्जरी के समय पे कंफर्टेबल हैं, आपका बीपी सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बोल के उनको बता सकते हैं। तो ये जब सब चीजें हम करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। पर फ्रेंड उसके बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर एज ए सर्जन अगर मैंने पेशेंट से पहले बात किया है कि आपकी बोन क्वालिटी पुअर है, आपको बोन में क्रैक हो सकता है, तो पेशेंट मानसिक रूप से तैयार होता है कि मेरे सर्जन को ये पता है कि मेरी बोन कमजोर है और वो क्रैक हो सकती है, और उसको डील करने के लिए उनके पास स्पेशल तरह का स्टेम भी है, स्पेशल तरह के इम्प्लांट्स भी हैं, और जो भी उसको मैनेज करने के लिए जरूरत है वो उनके पास है। तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज ए सर्जन और पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने सर्जन के ऊपर। ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक मैं किसी चीज को एंटीसिपेट नहीं करूंगा, यानी कि मैं पहले से ही मुझे उसकी पूर्वाकांक्षा नहीं होगी कि ये चीज हो सकती है ऑपरेशन के दौरान, तो मैं उसकी तैयारी कैसे करूंगा। सही है। तो कॉम्प्लिकेशंस अगर टेबल पे हो जाएं, जो कि हमने बताया हो सकती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, इम्प्लांट्स आपके पास ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होने चाहिए। और ऐसा तभी होता है जब आपका सर्जन बहुत एक्सपीरियंस है और उनको मालूम है कि ये चीज आपके केस में हो सकती है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स की सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो गई तो अब हम क्या करेंगे। हम आपके ऑपरेशन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके आसपास हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं। आगे खून की नस है, पीछे सेंसेशन की नस है या इसको नर्व कहा जाता है, आसपास मसल्स हैं, उसके बीच में आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो उस दौरान पे हर चीज का परफेक्टली होना, एक्यूरेटली होना, सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारा सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी टीम, वो लोग जो मेरे अलावा भी उस सर्जरी को देख रहे हैं और उस टीम के अंदर हैं जो ऑपरेशन कर रही है। उससे कॉम्प्लिकेशंस ना होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, और इसी वजह से हम अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं, जल्दी रिकवरी करा पाते हैं, बेस्ट इंप्लांट्स लगा पाते हैं, और उनकी रिकवरी मिनिमम टाइम के अंदर करके उनको उनकी नॉर्मल लाइफ में भेज सकते हैं। तो अगर आपके सर्जन ने आपसे डिटेल में बात करी है, आपको एक अच्छा काउंसलिंग सेशन दिया है, आपको समझाया गया है कि आपके केस में क्या स्पेशल है और हम उसका कैसे ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होने का चांस मिनिमाइज होता है। हमें ऑपरेशन थिएटर में सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इंप्लांट जो कि कॉम्प्लिकेशन होने के समय पे हमें जरूरत पड़ सकती है, अगर वो हमारे पास तैयार हैं, तो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन अगर हो भी जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है। और अगर प्लानिंग करके आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और ऐसे केस में कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा पाया, आपको समझा पाया कि हम कैसे कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करते हैं, और अगर हो जाए तो कैसे उसको मैनेज करते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।